अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो लबनान की सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा गाइड कर दूँ। इसराइली अटैक वहाँ पे जारी है और ये बहुत ही ब्रूटल अटैक है और लगातार इसराइल बम्बारमेंट कर रहा है। कल से ये सिलसिला अब तक जारी है और अभी जो लेटेस्ट इतलात है उसके मुताबिक अमेरिका ने तो फौरी तौर पर अपने शहरियों को कहा कि फौरी तौर पर अब लबनान से निकल जाएँ और इसको छोड़ दें। और बमबारी अभी हो रही है और आखिरी इतलात आने तक 560 के करीब अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरी जानिब जो ज़ख्मी है उनकी तादाद 1600 है और इनमें भी सैकड़ों ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। तो ये बड़ी ब्रूटल बम्बारमेंट हो रही है लबनान में और आलमी मीडिया के ऊपर इसकी खबरें चल रही हैं। मैं आपके साथ 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 शेयर करता रहूँगा, जो इस हवाले से डेवलपमेंट्स होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब खित्ते के अंदर पहले ही कशीदगी है और ईरान के जो नए सदर हैं उन्होंने इस पर एक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल हमें जंग में घसीटने के लिए उकसा रहा है। यानी जो कुछ भी इसराइल कर रहा है इसके नतीजे में ईरान की जानिब से एक रद्दअमल आया है। पाकिस्तान का कोई वाज़ेह रद्दअमल इसके ऊपर अभी तक हमने नहीं देखा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के लिए गए, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ एक बड़े एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। और वहाँ जो सिचुएशन बन रही है शहबाज शरीफ के लिए, वो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है, क्योंकि उन्होंने गाड़ियाँ लेकर गाड़ियों के ऊपर पोस्टर्स लगाए हुए हैं, गाड़ियाँ तैयार की हुई हैं, बहुत सारे बैनर पोस्टर बनाए हुए हैं और तहरीक इंसाफ और उनके साथ दीगर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है इस हवाले से एक आवाज़ उठाना चाहते हैं। अब एक और डेवलपमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात क्या ये खबर आई थी, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका वक्त की कमी की वजह से। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया है और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये मामला इस फैसले पे रुकेगा नहीं, ये बात अभी आगे बढ़ेगी और इसके अंदर से आप देखेंगे कि मजीद जजेस का भी ऐसा फैसला सामने आ सकता है। जब भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ ज्यादती का जिक्र होता है तो बहुत सारे सहाफ़ी है या वकला है वो ये दावा करते हैं कि अगर उनके साथ ऐसा किया गया तो इसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक होगा और उनके नोटिफिकेशन के लिए जिस किस्म की अनाउंसमेंट आने वाली है वकला की जानिब से तो नोटिफिकेशन तो देना पड़ेगा। जो वकला की इस वक्त तंजीमें हैं उनमें ज़्यादातर हुकूमत की हमायती लोग जो हैं वो बड़ी तंजीमों में जीते हुए हैं और लेकिन जीतने के बाद उन्होंने जो कुछ किया है उसकी वजह से वकला में वो अपनी मकबूलियत और अपनी साख खो रहे हैं। तो अब अगर वकला ने तहरीक चलानी है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को लीड करना पड़ेगा या हामिद खान साहब का जो ग्रुप है उसको लीड करना पड़ेगा ताकि वकलों को इकट्ठा किया जा सके। वकला आइन और कानून की सरबलंदी के लिए पहले भी लड़ाई लड़ते रहे हैं और अभी ये लड़ाई दोबारा उनके गले पड़ी हुई है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो वकला की तहरीक का भरपूर साथ देंगे और उन्होंने अपने जलसे का एक शेड्यूल भी जारी किया है। फिलहाल फौरी तौर पे वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का पहले मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या डिसीजन लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह फैसला किया है कि जब तक ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए लाई गई है एक तरमीम जजेस कमेटी के अंदर, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसके अंदर जो तरमीम लाई गई है और मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया बगैर कोई वजह बताए, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है ना कि आप एक सीनियर तरीन जज को जिन्होंने फ्यूचर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है उनको आप निकाल दें एक कमेटी में से बगैर वजह बताए, हालांकि वो अवेलेबल भी है, तो ये बड़ी ज्यादती है जज के साथ। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जब तक वो बहाल नहीं हो जाती और जजेस कमेटी की जानिब से बनाए गए किसी भी बेंच में उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, जब तक पुरानी जजेस कमेटी बहाल नहीं होती फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह फरमाया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कमेटी के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। अब ये जो दो सीनियर तरीन जजेस हैं ये दोनों पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अगर आइन में तरमीम करके कोई आइन के साथ या अदलिया के साथ खिलवाड़ ना किया गया तो ये दोनों आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अब कोशिश हुकूमत की यह है कि दोबारा से आईनी तरमीम की जाए। अगर दोबारा से आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई तो हुकूमत के पास नंबर गेम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं इस वक्त, क्योंकि लेटेस्ट है। हुकूमत लगभग 215 के पास पहुंची हुई है। एक सीट जो है वो सादुल्लाह बलोच को निकालकर कोशिश की जा रही है क्योंकि ये केस दोबारा लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादुल्लाह बलोच जीत चुके थे, लेकिन अब उनसे सीट छीनने का फैसला कर लिया गया है, ये बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं और दोबारा से इसकी अपील लगा दी गई है। अब अगर ये सीट उनसे छीन ली जाती है तो ऐसी सूरत में एक नंबर और मिल जाएगा हुकूमत को और फिर हुकूमत को सिर्फ फजलुर रहमान साहब की 8 सीटें चाहिए होंगी। फजलुर रहमान साहब इस मामले में अपनी कश्तियां जला चुके हैं, लेकिन अब बिलावल जरदारी हो या एमल वली खान हो या बाकी जमातें हो वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत तो हमने जरूर बनानी है और आईनी अदालत बनाए बगैर हम रहेंगे नहीं। ये आईनी अदालत क्यों बनाना चाहते हैं और इनके नंबर कैसे पूरे होंगे
इस बारे में थोड़ी सी हम बात कर देते हैं। पहले तो आप ये देखें कि आईनी अदालत बना के इन्होंने करना क्या है। जो पहला काम इन्होंने करना है, जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, ये भी बाद में अपील के अंदर वहीं चला जाएगा। यानी जितने भी मामलात आईन और कानून से रिलेटेड होंगे, असेंबलियों की प्रोसीडिंग से रिलेटेड होंगे, जो भी कानून साजी से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे चले जाएंगे कहां पे? आईनी अदालत में। तो ये ट्रिब्यूनल का मामला वहां चला जाएगा। हुकूमत की धांधली के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा हमेशा के लिए। नंबर 2, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए आईनी अदालत को इस्तेमाल किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों का मामला आईनी अदालत में दोबारा जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स आईनी अदालत में। इलेक्शन धांधली आईनी अदालत में। आइन साजियों का मामला, कानून साजियों का मामला, तमाम आईनी और कानूनी मामलात की जो पटिशन है वो सारी की सारी उधर चली जाएंगी। तो ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसके जरिए से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, बल्कि इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा भी दिलवा दी जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौकिफ है। ना सिर्फ उनका यह मौकिफ है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इस आईनी अदालत के जरिए से जो धांधली ज़दा हुकूमत है उसको बरकरार रखने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि फॉर्म 47 वाले बैठे रहे और उनको उठाया ना जा सके। दूसरी जानिब कादी फायदी साहब ने जो बेंच बनाया, उन्होंने जनाब केस सुना है, और उन्होंने केस सुना जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला केस लगा, उसको उन्होंने सुना। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौकिफ पेश किया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी गए। तो कादी फायदी साहब ने कहा जी अदालती फैसले नहीं, आईने पाकिस्तान। तो भाई आईने पाकिस्तान की जो तशरीह है वो तो अदालती फैसलों में होती है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जब तक अदालतें अपने पहले फैसलों से बेहतर फैसले नहीं कर देती, तब तक अदालती फैसलों पर ही अमल दरामद होगा। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा क्लियरली ये बात की है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने एक और इंकशाफ किया, एक रात से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा जी हुआ ये था कि टोटल 6 जज थे जो लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ये 6 जज आपने लगाने और ये ट्रिब्यूनल बन के केसेस को सुनेंगे। अब ये जो साबिका चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये 6 जजेस के नाम दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने इनमें से जो 4 जजेस थे जो बड़े अपराइट जजेस हैं, जो कोई सिफारिश में नहीं मानते, उनके खिलाफ कहा कि जी ये जज नहीं चाहिए, आप तब्दील कर दें, या आप हमें कोई पैनल भिजवा दें, हम उनमें से खुद ही जज चुन लेंगे। तो इसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने आज भी राय दी कि इलेक्शन कमीशन को तो ये हक ही नहीं है कि वो जजों को चुने। ये तो अदालत की सवाबदीद है चीफ जस्टिस की कि वो जो जज दे दे। तो वो जो जज दे दिए गए थे उन्हीं के साथ चलना था। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ही तब्दील कर दी गई। पहले एक कायम मकाम चीफ जस्टिस को लाया गया, फिर नीचे से तरक्की देकर ऊपर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगा दिया गया। अब आज जो है सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आलिया नीलम साहिबा ने जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने खुद ही 4 जजों के नाम वापस ले लिए हैं, और ये दबाव में ना आने वाले 4 जज हैं जिनके नाम वापस लिए गए हैं। तो ये तो जनाब बड़ी अजीब बात है कि एक चीफ जस्टिस वो नाम देकर जाते हैं, दूसरी चीफ जस्टिस आती हैं, पहले वो उसके ऊपर खबर आती है कि नहीं जी यही जजेस रहेंगे, और उसके बाद अब पता चलता है कि अंदर खाते ये काम हो गया है और 4 जजेस के नाम वापस ले लिए गए हैं। तो फिर तो सब ठीक हो गया। अब कादी साहब अगर ट्रिब्यूनल बहाल भी कर देते हैं तो हुकूमत के और इलेक्शन कमीशन की मर्जी के ट्रिब्यूनल अगर पंजाब के अंदर बन जाते हैं तो फिर पंजाब में फॉर्म 47 के मुताबिक ही जो है वो लोग रहेंगे। जो जाली फॉर्म 47 है उनको कैसे चैलेंज किया जाएगा? तो मेरे ख्याल में जो अपराइट जजेस हैं, जो दबाव में ना आने वाले जजेस हैं, उनको ये केसेस सुनने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नंबर गेम पे आ जाए ना आप वापस। आईनी तरमीम इनको करनी है, हर हाल में करनी है, और आईनी तरमीम इन्होंने करनी है 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। इसके बाद ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बीच में हुकूमत को फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना पड़ जाएगा। तो आईनी तरमीम अगर करनी है तो फिर 224 का फिगर पूरा करना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर साथ नहीं देते तो फिर 63A का केस जो मैंने आपको कहा था कादी फायदी साहब ने लगा दिया है, उसके अंदर अगर किसी भी पार्टी का मेंबर कहीं भी वोट दे सकता है, ये वाला अगर रास्ता खोल दिया गया, और इसकी उम्मीद भी की जा रही है। मुतीउल्लाह जान साहब ने खबर दी, उन्होंने कहा जी होगा ये कि इस तरह मैनेज किया गया है कि 3 जजेस जो हैं बेंच के वो ये कह देंगे कि ये वोट डालने का इख्तियार हमने दे दिया। कादी साहब ना हीरो बनने के लिए इसकी मुखालफत कर देंगे और बाद में कहेंगे देखो जी मैं तो इधर खड़ा था, हालांकि कादी फायदी साहब का इस बेंच में बैठना बनता ही नहीं है। हामिद खान साहब ने आज एतराज किया कादी फायदी साहब के खिलाफ, तो हामिद खान साहब के साथ कादी साहब का रवैया अच्छा नहीं था। ये रिपोर्टर्स ने भी महसूस किया और वकला ने भी महसूस किया कि हामिद खान साहब पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं। 2 ही बहुत बड़े ग्रुप हैं, एक हामिद खान ग्रुप है और एक आसमा जहांगीर ग्रुप है। तो हामिद खान साहब के साथ जैसा रवैया रखा
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो अफसोसनाक था और हामिद खान साहब के चेहरे पे वो नजर भी आ रहा था। उन्होंने बाहर निकल के जो है वो इसका इजहार भी किया कि वो कादी फायद ईसा साहब को कुछ और समझते थे, लेकिन वो तारीख के बुरे जजों के अंदर उनका शुमार अब होगा, ये हामिद खान साहब कहकर गए हैं वहां से। बल्कि उन्होंने कुछ चीजें भी याद दिलाई। कादी फायद ईसा साहब ने अपनी लाइफ में, अपनी ये जो जुडिशियल लाइफ में, इसमें बहुत सारे यू टर्न लिए। यानी एक दौर में कादी साहब कहते थे कि सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता, आज उनके दौर में सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है। वो ये कहते थे कि हंगामी सूरत हाल के बगैर कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, बिला जवाब है। आज बगैर किसी हंगामी सूरत हाल के ऑर्डिनेंस लाया जाता है, सदर फौरी तौर पे पास करता है, 1 घंटे में कादी साहब खुद उस पर अमल दरामद भी कर देते हैं। एक और यू टर्न उन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं सदारती, इससे असेंबली की तौकीर और इज्जत खत्म हो जाती है। तो आज उनको ये नहीं लगता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे उनकी राय बिल्कुल ही बदल गई है। पहले वो ये कहते थे कि सीनियर तरीन लोग होने चाहिए, आज उनकी राय इसके ऊपर भी तब्दील हो चुकी है। मीडिया के बारे में कादी फायद ईसा साहब की राय बिल्कुल बदल गई है, यानी और मीडिया की राय भी कादी साहब के बारे में बदल गई है। पहले मीडिया कादी साहब को एक हीरो के तौर पे देखता था, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और इनकलाबी जज के तौर पे देखता था जो इंसाफ के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा। लेकिन उनके दौर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और नाइंसाफियां बहुत ज्यादा हुई तो मीडिया मायूस हो गया। अब कादी फायद ईसा साहब को आदत थी तारीफें करने वाले मीडिया की। जब मीडिया ने तनकीद दी तो कादी साहब कभी उनको डॉग कह के बुला देते हैं, कुत्ता कह देते हैं, कभी मीडिया को वो डॉलरों का भूखा कह देते हैं, कभी मीडिया को वो रिश्वतखोर कह देते हैं कि पैसे लेता है। लेकिन साफ्ती तंजीमें इसके ऊपर बिल्कुल आवाज नहीं उठाती। तो कादी साहब का ये एक और यू टर्न है। कादी साहब ने अपने एक फैसले में कहा था, फौजी अफसरान के हवाले से हवाला दिया था कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको अपने हलफ पे रुजू करना चाहिए। लेकिन उनके दौर के अंदर क्या कुछ हुआ ये सब जानते हैं, और किस तरह लोग लापता हुए ये भी सब जानते हैं। तो कादी साहब ने अपनी लाइफ में बहुत सारे यू टर्न लिए हैं और हम लगातार उनको यू टर्न लेते हुए देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इस पे काम शुरू भी कर दिया है और वो बहुत तेजी से इस पे काम कर रहे हैं। नंबर 1, उन्हें फजलुर रहमान साहब को लगातार एंगेज करना पड़ेगा और उन्हें इस मौक़िफ़ के ऊपर कायल रखना पड़ेगा कि फार्म 47 की जो जाली हुकूमत है इसको किसी आईनी तरमीम का हक नहीं है, पाकिस्तान को नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, उन्हें अपने तमाम वोटर्स को, यानी अपने तमाम MNAs को, खसूसन उन MNAs को जो कंप्रोमाइज हो सकते हैं या दबाव में आ सकते हैं, उनको महफूज रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर ज़हूर कुरैशी साहब हैं, औरंगजेब खिची साहब हैं, चौधरी उस्मान साहब हैं साहिवाल से, रियाज फतियाना साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब हैं, चौधरी इलियास साहब हैं और आदिल बदज़ई साहब हैं। चौधरी इलियास साहब के मैंने आपको एक जिक्र किया था उनके एक रिश्तेदार का, तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मैं गैर सियासी आदमी हूँ, और उन्होंने कहा जी ज़हीर साहब, उन्होंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सियासी मामलात से सर, और मैं गैर सियासी आदमी हूँ, तो मैं जो भी उन्होंने किया चौधरी इलियास साहब ने, मैं ना उसको जानता हूं और ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक है, तो मैं इन सारी जो पॉलिटिकल चीजें इनके साथ मैं ला ताल्लुकी का इजहार करता हूं। तो इन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी मैंने आपको बता भी दिया। आदिल बदज़ई साहब, इम्तियाज चौधरी साहब, सादुल्लाह बलोच साहब, ऐसे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना होगा और उनके पास अब मामला दिनों का नहीं घंटों का बच्चा है कि घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सारे बंदे कंट्रोल करके इनके वोटों को महफूज बनाना होगा, वरना ये वोट अगर हुकूमत के हक में पड़ गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लंबे अरसे तक के लिए मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ दुरुस्त है, उन्होंने इसकी तायीद की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुताल्लिक सब वाज़ेह हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार अंपायर ही नहीं बल्कि इनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज है, काजी ईसा दूसरा बल्लेबाज है। इनकी तमाम हरकत मफादात का टकराव है, ये चाहते हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और अंपायरों को तौसीह मिले। वादे हो गया कि कादी फायद ईसा लंदन प्लान का हिस्सा था, उसने कौम के साथ फ्रॉड किया। हमारी 9 मई और 8 फरवरी की दरखास्तें कादी फायद ईसा ने नहीं सुनी, बल्कि इसने हमारी 4 नशिस्तें कम कर दी। हर हरबे के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है, हमारी कोई भी पिटीशन नहीं सुनी जा रही, सब कुछ बेनकाब हो गया है। इमरान खान का कहना था कि 3rd अंपायर इनकी पुष्ट पर है, इसको भी तौसीह मिलेगी। ये एक ग्रुप बना हुआ है, नैब तरामीम का केस चल रहा था, तब भी कहा लेकिन हमें नहीं सुना गया। इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देना इनकी कोशिश थी, अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि जबरदस्त जजेस रास्ते में आए मगर उनको हटा दिया गया। एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी को कादी फायद ईसा ने बाहर करवा दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद कादी फायद ईसा ने बनवाया और फिर तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस इस कानून साजी से अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता था। इस कानून साजी से जमहूरी तरीके से केस लगने के खिलाफ वर्जी की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है।
अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमे को हमारा अपना एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। इजाजत ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है। जो जज कंट्रोल नहीं होता उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जज 9 मई के मुकदमात का फैसला देने लगा तो उसको भी तब्दील कर दिया गया। बदकिस्मती है कि डीजी आईएसआई की तैनाती की खबरें हेडलाइन बनती हैं। दुनिया में कहीं भी फौजी अफसर की तैनाती पर खबरें नहीं छपती। ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, हालांकि इनका सियासत में कोई किरदार नहीं होता। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। मुशर्रफ के दौर में बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, मज़ीद खबरें शेयर करता हूं आपसे अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।